नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। यानी कि आज हम एटॉमिक मॉडल्स, जो एटम्स के जितने भी मॉडल्स हैं उसका हम बेसिक आइडिया लेंगे। उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन। आपको बताना है कि कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है। कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है और इससे रिलेटेड ये एक वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है। वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है और इसी से रिलेटेड दोनों में से कौन सी ज्यादा डेंजरस है। वायरल डिजीज ज्यादा डेंजरस होती है कि बैक्टीरियल डिजीज ज्यादा डेंजरस होती है। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखें इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपको कितना पता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या सबसे पहले एटम का कंसेप्ट लेके आया डाल्टन, और डाल्टन ने क्या बताया कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है और उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर क्या हुआ, डिस्कवर्ड हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसकी डिस्कवरी के बाद में ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिजेक्ट हो गई कंप्लीटली। ठीक है, क्योंकि बेसिक आइडिया कर रहे हैं हम, ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। तो अब क्या भाई, एटम क्या है? एटम तो इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है। इसके बाद में आया जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अब जे थॉमसन ने क्या बताया? जे थॉमसन ने बताया कि एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। पॉजिटिव चार्ज है उसका क्या है, स्फीयर है, और उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पड़े हुए हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज, या फिर मूंग का या गाजर का हलवा होता है उसके अंदर किशमिश, काजू, बादाम। हलवे को कहते हैं प्लम और मेवे को कहते हैं ना, हलवों को कहते हैं हम पुडिंग, और जो मेवा, काजू, किशमिश, बादाम उसको कहते हैं हम प्लम। तो इस मॉडल का नाम पड़ गया प्लम इन पुडिंग। यानी कि जे थॉमसन ने क्या बताया, एटम क्या है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पड़े हुए हैं जैसे प्लम इन पुडिंग। और इसका दूसरा नाम भी दिया गया वाटरमेलन मॉडल। आप जे थॉमसन का स्टूडेंट रदरफोर्ड, उसने इस मॉडल को क्या कर दिया, रिजेक्ट। अब उसने क्या बताया, उसने अपने मॉडल में बताया कि एटम क्या है, एटम अंदर से पूरा का पूरा खोखला है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर नहीं है। तो क्या है, यानी कि इसका मतलब है एज पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर बिखरा हुआ नहीं है, वो एटम के सेंटर के अंदर कंसंट्रेटेड है। मतलब जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज एटम के सेंटर में प्रेजेंट है, और उसको उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक है, फिर कहा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां पे है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पे है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। कैसे रोटेट कर रहे हैं, जैसे न्यूक्लियस को तो मान लेते हैं हम सन और इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं हम प्लेनेट। जैसे सन के अराउंड प्लेनेट रोटेट करते हैं उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, फिर ये जो मॉडल है ये भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, इस मॉडल को रिजेक्ट किसने किया, मैक्सवेल की एक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कह सकते हैं उस थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है मैक्सवेल की, जब कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज के अराउंड रोटेट करता है तो वो अपनी एनर्जी क्या करता है, लूज करता है, और वो उस चार्ज के पास
आने लग जाता है। अगर इस थ्योरी को हम रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर अप्लाई करें, तो अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, और न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है तो रोटेट करते समय ये अपनी एनर्जी को करेगा लूज, और धीरे धीरे किसके पास आएगा, न्यूक्लियस के पास आएगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, यानी कि एटम खत्म। एटम स्टेबल नहीं है, लेकिन हमें पता है एटम तो क्या है, स्टेबल होता है, लेकिन रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ये मॉडल भी हो गया रिजेक्ट। तो पहली थ्योरी थी डाल्टन की, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के डिस्कवरी के बाद रिजेक्ट हो गई। इसके बाद दूसरा मॉडल कौन सा था, जे थॉमसन का, मतलब पहला एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन का, वो थ्योरी थी। तो फिर किसने, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल भी क्या हो गया, रिजेक्ट। फिर किसने दिया, रदरफोर्ड ने, और फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी हो गया रिजेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसके बाद में नेक्स्ट कौन आता है, ठीक है, जे थॉमसन का दूसरा स्टूडेंट नील बोर। अब नील बोर ने किसके ऊपर काम किया, रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर काम किया, और रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी उसको दूर कर दिया, और दूर करने के बाद में उसने अपने मॉडल में बताया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं एक सर्कुलर फिक्स पाथ के अंदर, जिसे नाम दिया गया ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन के पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट, याद रखना। इलेक्ट्रॉन के पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। अब यहां से उसने एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में रोटेट करता है तो ना तो एनर्जी को लॉस करता है और ना ही एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, और जब एटम्स को एनर्जी क्या दी जाएगी किसी एक्सटर्नल सोर्स से, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके एक्साइट हो जाएगा और हायर ऑर्बिटर में जंप कर जाएगा, हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। जब एटम्स को एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है और हायर, अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट के अंदर क्या कर जाता है, जंप। ये यहाँ पे भी जंप कर सकता है और सबसे ऊपर वाले में भी क्या कर सकता है, जंप कर सकता है। और जब, लेकिन जो हायर जो ऑर्बिट है जिसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल, जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं, एनर्जी लेवल, जो एनर्जी लेवल है, और उसको हम दूसरा नाम और देते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो जो हायर एनर्जी लेवल है वो इलेक्ट्रॉन के लिए स्टेबल नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा, और अपनी एनर्जी लूज करके अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर या ओरिजिनल एनर्जी लेवल के अंदर आ जाएगा, और उससे नीचे ये नहीं जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेगा, न्यूक्लियस में जंप नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में जंप नहीं करेगा तो एटम क्या है, स्टेबल है। लेकिन, और ये बात कह के रदरफोर्ड ने ना नील बोर ने उस टाइम जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम चल रहा था उसको एक्सप्लेन कर दिया। किसको, इसकी हम बात अलग से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। हाइड्रोजन एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है, हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं और यहां पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके, और हम क्या करते हैं, जैसे ही इसमें से हाई वोल्टेज पास करते हैं, यहां से लाइट निकलती है, जब उसको प्रिज्म में से पास किया जाता है तो इस तरीके से डिफरेंट लाइन के यहाँ पे क्या बनते हैं, बैंड बनते हैं, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बोर्ड ने एक्सप्लेन कर दिया कि जो ये बैंड्स बने, जो लाइंस बनी हो किस तरीके से बनी है। लेकिन थोड़े समय के बाद में ये बोर का मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। क्यों हो गया,
क्योंकि एक तो उसने जो एक्सप्लेन किया था वो हाइड्रोजन का एक्सप्लेन किया था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। जैसे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स लिए गए। मल्टी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, इस तरीके से जो मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले यानी कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाली गैस ली गई, और उससे जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ उस स्पेक्ट्रम को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो कैसे बना है। तो एक तो इसलिए रिजेक्ट हो गया। दूसरा, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, जो हाइड्रोजन से ऑब्टेन स्पेक्ट्रम था, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। कहने का मतलब ये है, मैग्नेटिक जी मान नाम का साइंटिस्ट ना, उसने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को उठाकर किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो जो एक लाइन थी, जो इस तरीके से एक डार्क लाइन थी, वो पतली पतली लाइन के अंदर टूट गई, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जी मान इफेक्ट। इसी तरीके से स्टार्क नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, और स्टार्क ने भी क्या किया? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को उठाकर कहां पे रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो एक डार्क लाइन थी वो भी किसमें? बारीक पतली पतली लाइंस के अंदर टूट गई। अब ये पूछा गया ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो इसका भी आंसर किसके पास नहीं था? बोर के पास नहीं था, इसलिए बोर का जो मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया। तो और भी एक दो कारण हैं, ठीक है, जैसे डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो और भी मेन ये तीन रीजन है जिसकी वजह से बोर का एटॉमिक मॉडल क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। अब बारी आती है एक नया मॉडल जिसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की शुरुआत अगर हम देखते हैं तो किससे हुई? डी ब्रोगली से। डी ब्रोगली से शुरू हुई। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि अगर एक कोई छोटा पार्टिकल्स है, छोटा का मतलब माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाला पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम्स, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। इसे कहा कि इनका क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं इनका ड्यूल नेचर होता है लाइट की तरह, यानी कि ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। और एक इक्वेशन दी कि इस पार्टिकल से जुड़ी ही रिलेटेड जो वेवलेंथ होती है वो इसके बराबर होती है h/p। h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट और p का मतलब मोमेंटम, यानी कि उसकी वेवलेंथ मोमेंटम से एसोसिएटेड है। तो इस तरीके से डी ब्रोगली इक्वेशन आया, यहां से स्टार्ट हुई। इसके बाद में एक दूसरा प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। उसने कहा कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसकी या तो पोजीशन या मोमेंटम एक साथ हम एक्यूरेसी के साथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते। या तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पोजीशन को डिटेक्ट करेंगे, पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहां पे, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां पे है, तो हमें किसमें? मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मिलेगी, यानी कि पूरा का पूरा पता नहीं चलेगा कितना मोमेंटम, एक्यूरेसी के साथ में नहीं। अगर मोमेंटम को हम कैलकुलेट करेंगे तो किसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी? उसकी पोजीशन में आ जाएगी। इस तरीके से प्रिंसिपल दिया। फिर इसके बाद में एक आया, ठीक है, डी ब्रोगली जो इक्वेशन थी उसी को मॉडिफाइड करके श्रोडिंजर, ठीक है, श्रोडिंजर नाम का साइंटिस्ट है, उसने, ठीक है, और एक
मॉडिफाई करके क्या बनाया, वेव फंक्शन दिया, ठीक है। और वेव फंक्शन को यूज करके एक इक्वेशन बनाई जिसे कहते हैं श्रोडिंजर, ठीक है, वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जिसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बीएससी में मिलता है, मैट्रिक के अंदर और 10वीं के मतलब +1 के अंदर इसका नहीं मिलता। आप इसको सिर्फ एज ए बेसिक कंसेप्ट के रूप में याद रखना है। और वेव फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, इससे साई से, ठीक है, और हम इसे पीसी भी कहते हैं, साई भी कहते हैं। और फिर पता चला वेव फंक्शन से हमें किसके बारे में पता चलता है कि एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस तो पता चल गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज तो पता चल गया कहां पे है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां पे है। तो वेव फंक्शन से हमें पता चलता है कि न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट है, कि कहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसे हमें किससे पता चलता है, वेव फंक्शन से। और इसी को बाद में नाम दिया गया ऑर्बिटल। क्या नाम दिया गया, ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इस वेव फंक्शन से रिलेटेड 3 वेरिएबल्स निकाले गए, और वेरिएबल्स को फिर हमने बाद में नंबर का नाम दिया। और 3 वेरिएबल्स कौन से थे, पहला है एन की क्वांटम प्रिंसिपल, और इसके बाद में दूसरा एल एजिमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा क्या, एन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। पहला एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल का मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, और एन का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये 3 वेरिएबल्स हम लेते हैं किसे, वेव फंक्शन से। कब, जब हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, तब किसके लिए, हाइड्रोजन से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन फिर पता चला हाइड्रोजन के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो वहां से हमें 3 ये नंबर ऑब्टेन्ड हुए। और इसके बाद में जो मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स होते हैं, वहां से फिर हम एक नंबर और लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्पेन क्वांटम नंबर। इस तरीके से ये एक एटॉमिक मॉडल्स के बारे में था। यानी कि डाल्टन थ्योरी फेल हुई, तो उसके बाद में जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हुआ, फिर उसको रिजेक्ट किया किसने, रदरफोर्ड ने को रिजेक्ट किया किसने, रदरफोर्ड के मॉडल को रिजेक्ट किया मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट किया, उसकी फेलियर को, ठीक है, किसने, फेलियर होने के बाद में सपोर्ट किसने किया, बोर ने। और बोर के मॉडल्स के बाद में क्या आया, ये डी ब्रोगली इक्वेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने। और उसके बाद में क्या, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। और इनको मिलाकर और एक मॉडल बनाएगा जिसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ 2 पार्ट है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंजर से क्या है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, उससे क्या निकाले गए, पहले 3 फिर उसके बाद में 4 वेरिएबल्स, जिनको नाम दिया गया क्वांटम नंबर्स। तो अगले वीडियो में हम इसके डिटेल से बात करते रहेंगे। तो आप हमें कमेंट में लिखें, कोई सजेशन हो आपका, तो बच्चों वीडियो देखते रहें, खुश रहें, धन्यवाद।